हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 103 तक करा था कोरम के बारे में, तो अब हम आगे के कुछ सेक्शंस करते हैं। जैसे अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रॉक्सी। मैंने लास्ट में बताया था कि प्रॉक्सी जो है वो पर्सनली प्रेजेंट मीटिंग की जब कोरम देखी जाती है तो उसमें पर्सनली प्रेजेंट में नहीं काउंट किया जाता। तो प्रॉक्सी होता कौन है, प्रॉक्सी बनता कौन है, कितने प्रॉक्सी हो सकते हैं, वो सब के बारे में आज अभी इसमें हम पढ़ते हैं। जैसे एनी मेंबर हु अटेंड एंड वोट शैल बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड वोट ऑन हिज बिहाफ। यानी कि कोई भी ऐसा बंदा है जो कंपनी को में वोट कर सकता है, कंपनी की मीटिंग अटेंड कर सकता है, वो अपने लिए एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है अपने बिहाफ पे। मतलब अपनी जगह अपने प्रॉक्सी को भी मीटिंग में या वोट करने के लिए भेज सकता है। प्रॉक्सी के पास राइट क्या होते हैं? प्रॉक्सी के पास कोई राइट नहीं होते, बोलने के तो बिल्कुल राइट नहीं होते। वो वहाँ कुछ नहीं कह सकता, मीटिंग के डिसीजंस में कोई राय नहीं दे सकता। एंड एंटाइटल टू वोट वन पोल, और सिर्फ वो पोल के ज़रिए ही वोट दे सकता है। अगर बाय शो ऑफ हैंड होगा, हम आगे पढ़ेंगे 186 के बाद, वहाँ वोटिंग के बारे में बताया कि वोटिंग कौन सा है। वोटिंग आई थिंक 167 से 7 में बाय पोल और बाय वे ऑफ हैंड है, तो उसके बारे में वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो प्रॉक्सी है ना, वो सिर्फ बाय शो ऑफ बाय पोल ही वोट कर सकता है, शो ऑफ हैंड नहीं कर सकता। उसके बाद वोटिंग कितने तरीके की होती है? वोटिंग 2 तरीके की होती है, मीटिंग, फिजिकल मीटिंग और ई मीटिंग वोटिंग। फिजिकल मीटिंग होगी तो उसमें क्या होगा, ई वोटिंग होगी तो उसमें तो सब घर पे ही रहेंगे, तो उसमें प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन फिजिकल मीटिंग जो है उसमें हैंड्स बाय शो ऑफ हैंड्स कर सकते हैं, जिसमें प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता। एंड पोल, प्रॉक्सी उसमें वोट कर सकता है। अब शो ऑफ हैंड में प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं क्यों नहीं कर सकता। और हैंड्स में क्या है, 1 पर्सन 1 वोट हो जाएगा। लेकिन पोल में पेड अप शेयर कैपिटल, अगर किसी के पास 10 पेड अप शेयर कैपिटल तो उसका 10 वोट माना जाएगा। किसी के पास 50 है तो उसकी 1 वोट को 50 के बराबर माना जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड में क्यों नहीं कर सकता। अभी हम आगे प्रोविजंस पढ़ेंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि एक प्रॉक्सी जो है ना, वो 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है। मैक्सिमम 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है। तो वो 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी बन के आएगा, तो उस 50 में से कुछ कहेंगे हमें नो करना है और कुछ कहेंगे हमें येस करना है। तो उसमें क्या है कि वो क्या करेगा, हैंड शो ऑफ हैंड क्या करेगा, येस करेगा कि नो करेगा, क्योंकि वो तो मिसलीडिंग हो जाएगा। कुछ के येस है, कुछ के नो है, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी, कोई काउंटिंग नहीं बनेगी सही से। तो वो कहेगा, इसलिए हम प्रॉक्सी को बाय शो ऑफ हैंड मना करते हैं। लेकिन पोल में क्या होता है, पोल में पेपर दिया जाता है और उसमें बस टिक करना होता है येस और नो। अगर येस, प्रॉक्सी जिनका येस है उनके लिए येस टिक कर देगा और जिनका नो है उनके लिए नो टिक कर देगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एवरी नोटिस शैल बी इंक्लूड, हर नोटिस में गिवन होता है कि प्रॉक्सी जो है वो कोई भी पर्सन बन सकता है, भले ही वो कंपनी का मेंबर हो या ना हो। मेंबर कैन अपॉइंट प्रॉक्सी, हर मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, और प्रॉक्सी ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का मेंबर हो। उसके बाद आगे देखते हैं लिमिट। अब आगे लिमिट जो मैंने कहा था अभी कि 50, मैक्सिमम 50 कह सकते हैं। आप मेंबर नहीं पर्सन, क्योंकि कंपनी प्रॉक्सी कोई भी बन सकता है, चाहे वो मेंबर हो चाहे पर्सन, कोई बाहर का मेंबर नॉन मेंबर हो, कोई भी पर्सन प्रॉक्सी बन सकता है। कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी, वो प्रॉक्सी बन सकता है अगर, लेकिन उसके बाद लिमिट है। लिमिट क्या है कि वो मैक्सिमम 50 लोगों का ही प्रॉक्सी बन सकता है। और लेकिन अगर वो 50 का बन भी रहा है ना, तो उसमें उसको देखना पड़ेगा कहीं उसके पास टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 10% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो एक प्रॉक्सी है। तो किसी के 50-10, किसी की अगर 10% से ज़्यादा है, 4-5-50 लोगों का मिला के उसके ही टोटल 50% टोटल वोटिंग पेड अप शेयर कैपिटल बन रहा है, तो वो मायने नहीं होगा ना, क्योंकि इतने परसेंट लोग वोट करते हैं। तो वो अगर खुद ही प्रेजेंट नहीं होंगे और सेपरेट प्रॉक्सी नहीं भेजेंगे तो वोटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। वेयर अ मेंबर अलोन होल्ड्स, अगर कोई मेंबर खुद ही अकेले ही 10% से ज़्यादा होल्ड करता है और वो भेजना चाहता है अपने किसी प्रॉक्सी को,
तो वो एक सिंगल पर्सन को अपॉइंट करेगा, और वो सिंगल पर्सन जो होगा वो और किसी का प्रॉक्सी नहीं बन सकता अगर वो 10% से ज़्यादा होल्ड कर लेता है। तो अगर 50% का करता है लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं होता तो भी वो किसी और 50 से ज़्यादा लोगों का नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो 10% से ज़्यादा कर लेता है, भले ही फिर उसने एक ही का प्रॉक्सी बना हो, लेकिन फिर उसके पास होल्डिंग 10% से ज़्यादा की आ जाती है, तो भी वो और मेंबर्स का प्रॉक्सी बन नहीं सकता। अपॉइंट प्रॉक्सी, प्रॉक्सी किस फॉर्म में अपॉइंट होता है? MGT 11, वन मेंबर अपॉइंट वन प्रॉक्सी इज अ 1-1 यानी कि 11, MGT 11। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आसानी होगी कि वन मेंबर अपॉइंट वन प्रॉक्सी इज अ 1-1 यानी कि MGT 11, अपॉइंट प्रॉक्सी इन फॉर्म MGT 11। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी में क्या है कि सिर्फ मेंबर ही प्रॉक्सी बन सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी बाहर के बंदे को उठा के ले आए और कहा कि सेक्शन 8 कंपनी और बाहर के बंदे को कह रहे हो आप प्रॉक्सी बन जाए मेरा, ऐसा नहीं होगा। 1% कंपनी के केस में लॉ कहता है कि आप सिर्फ मेंबर्स को ही प्रॉक्सी बना सकते हो अपना, किसी के बाहर को नहीं बना सकते। क्यों? बाहर वाला क्या पता वोटिंग चेंज कर दे, कोई प्रॉब्लम कर दे, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी क्या है, वो एक फंड ट्रस्ट है, उसको प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, तो वहाँ उसको फ़ायदे के लिए कोई काम करती है, कम लोगों के फ़ायदे के लिए काम, ना कि अपने। तो वहाँ बाहर के लोगों को आने से कोई सीक्रेट्स या कोई कंपनी के जो ऐसी रूल्स हैं वो आगे निकल सकते हैं, कोई लॉस हो सकता है कंपनी का, कोई फ्रॉड हो सकता है, उसके लिए वहाँ और किसी को अलाउ नहीं किया जाता। उसके बाद डिपॉजिट प्रॉक्सी फॉर्म, प्रॉक्सी फॉर्म को कब डिपॉजिट करना होगा, यानी कि जो MGT 11 है, 11 है, वो कब तक डिपॉजिट करना होगा कंपनी में? वो 48 आवर्स के अंदर कंपनी को अब डिपॉजिट करना होगा, ताकि कंपनी जो है वो उसको चेक कर सके, सारे उसके जो रूल्स हैं वो पता कर सकते हैं। अब फॉर्म में लिखा क्या होता है? फॉर्म में मैं बताता हूँ क्या लिखा होता है। कि फॉर्म में होता है ना कि उसमें लिखा होता है सबसे पहला कि प्रॉक्सी कौन बन रहा है हमारा। प्रॉक्सी बन रहा है तो मेंबर जो है उसने प्रॉक्सी को क्या कहा है कि किस किस रिजोल्यूशन में क्या क्या वोट करना है, कितने, अगर डिविजिबल वोटिंग है यानी कि 50-50% वोट करना चाहता है, अलग अलग रेट से वोट करना चाहता है, तो वो कितना करना है, वो सब उसमें मेंबर को बताना पड़ता है। और उसमें स्टैम्प डालना पड़ता है अपना, मेंबर का जो भी स्टैम्प होगा, नहीं तो फिर उसमें डेट या साइन करना पड़ता है उस मेंबर को। अगर इंडिविजुअल है तो अपॉइंटेड ऑथराइज अटॉर्नी, यानी कि उसका कोई अटॉर्नी होगा वो भी साइन कर सकता है। लेकिन अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस केस में, बॉडी कॉर्पोरेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट से है तो उसमें भी अपॉइंटमेंट गवर्नर या प्रेसिडेंट वगैरह हैं, तो वो सब साइन अंडर सील, मतलब वो तो इंडिविजुअल नहीं आ जाएंगे क्योंकि वो तो एक सिंगल पर्सन है, वो तो अपना अटॉर्नी अपॉइंट करेंगे, वो साइन कर देगा। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो साइन सील द्वारा करेगा। अगर सील नहीं है तो वो एक ऑथराइज्ड ऑफिसर द्वारा उस पर साइन किया जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इंस्पेक्शन प्रॉक्सी का फॉर्म। अब देखो, कोई फॉर्म भरता है, अगर किसी को लग रहा है कि इस फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, या तो प्रॉक्सी जो है वो कुछ गलत कर रहा है, या ये प्रॉक्सी था ही नहीं, कोई और प्रॉक्सी बन के आया है उस नाम पे, तो क्या होगा कि कुछ मेंबर्स को, मतलब कि मेंबर्स होते हैं वो देखते हैं कभी कभार कि हम जो प्रॉक्सी आया है वो किसने भेजा है, किसके बिहाफ पे आया है, क्या वोट करने वाला है, वो सब इंस्पेक्ट करता है, करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक रीज़न है, मतलब कि एक वैलिडिटी है कि आपको कम से कम 3 दिन पहले, मीटिंग, जनरल मीटिंग स्टार्ट होने के 48 आवर्स पहले प्रॉक्सी फॉर्म जाता है, तो आपको 3 दिन पहले ही हमें बताना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा कि आप किसका फॉर्म इंस्पेक्ट करना चाहते हैं और उस क्या क्या इंस्पेक्ट करना चाहिए, वो सब, मतलब जो भी है एक डिटेल कंपनी को देनी पड़ेगी कि हम इस मेंबर का प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करेंगे। जब ये, अगर ये फॉर्म देगा तो, अगर देगा तो उसको राइट है कि वो करे, और जब देगा ही नहीं तो इंस्पेक्ट करेगा क्या। तो
इसमें प्रोविज़न क्या कहता है, एवरी मेंबर एंटाइटल टू वोट कैन इंस्पेक्ट, जो भी मेंबर वोट कर सकता है वो इंस्पेक्ट कर सकता है किसी का भी प्रॉक्सी फॉर्म। नोटिस फॉर इंस्पेक्शन अगर उसे करना है तो कम से कम 3 दिन पहले, मीटिंग से 3 दिन पहले उसे कंपनी सबको बताना, कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो मीटिंग में इस बंदे का प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करना चाहता है। तो इंस्पेक्ट का पीरियड क्या रहेगा, वो 24 घंटे पहले से, यानी कि मीटिंग स्टार्ट होने के 24 घंटे पहले से लेके मीटिंग एंड होने तक वो कभी भी आके प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन उसमें एक लिमिट है कि ये नहीं कि वो रात में 12 बजे 1 बजे आ रहा है प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करने, वो सिर्फ बिजनेस आवर्स में ही आ सकता है प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करने। उसके बाद सेक्शन 112 आता है हमारा, बहुत छोटा सेक्शन है, जल्दी खत्म हो जाएगा। 112 113 दोनों मैक्स अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो 112 मैं क्लियर कर दूंगा, 113 में रीड करके वैसे ही जल्दी सब बता दूंगा। 112 कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी शेयर होल्ड करती है कई बार कंपनी के, तो वो किसके बिहाफ पे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रेसिडेंट के, और जो स्टेट है वो गवर्नर के नेम पे शेयर्स होल्ड करती है। ये शेयर हेल्ड बाय द सीजी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नेम पे होल्ड करती है सीजी, एंड एसजी जो है वो गवर्नर के नेम पे होल्ड करती है। तो क्या होता है, अब वो खुद तो मीटिंग में जा नहीं सकते, क्योंकि गवर्नर प्रेसिडेंट एक मीटिंग में जा रहे हैं, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या करेंगे, वो अगर वो मेंबर हैं किसी कंपनी के, तो वो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉक्सी नहीं, प्रॉक्सी अलग होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं मीटिंग के लिए। और रिप्रेजेंटेटिव को राइट्स क्या होते हैं, जो भी पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बनता है, अपॉइंट किया जाता है, वो एक डीम्ड मेंबर मान लिया जाता है, मतलब उसे समझ लिया जाता है कि वो एक मेंबर है, उसके पास सारे राइट्स होते हैं जो भी एक मेंबर्स के पास होने चाहिए, और जितने भी पावर होती है वो सब उसके पास होती है। अब पावर मतलब क्या, राइट मतलब क्या, क्या वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, यस, वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है, वो पोस्टल बैलेट से भी वोटिंग कर सकता है, ऑनलाइन वोटिंग भी कर सकता है। जैसे एक प्रॉक्सी है वो ऑनलाइन वोट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑनलाइन वोट करने के लिए हम मेंबर्स को ऑप्शन दे रहे हैं आप कभी भी वोट करें। तो ई वोटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरा एक सेक्शन है, तो वो पोस्टल बैलेट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम अच्छे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब ऑनलाइन वोटिंग वगैरह भी रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। अब अ पर्सन कैन गवर्नर president representative of governor and president can be appoint proxy and postal ballot, यानी कि वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है और पोस्टल बैलेट से वोट भी कर सकता है। सेक्शन 113 क्या कहता है, सेक्शन 113 बिल्कुल वैसा ही है जैसे 112 है, बस 112 में हमें गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट की बात, गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात की गई है। यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट और क्रेडिटर्स की बात की गई है कि बॉडी कॉर्पोरेट तो कोई कंपनी हो गई, उनका वो किसी और कंपनी में अगर होल्ड करती है शेयर्स, तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना डायरेक्टर, प्रमोटर या कोई भी की मैनेजर पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दे, या तो बहुत सारे क्रेडिटर्स मिलके एक कंपनी में होल्ड करते हैं, क्रेडिटर्स का ग्रुप है, वो एक कंपनी में होल्ड करता है शेयर्स, तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे और उसे कंपनी में भेज सकते हैं। फिर उसके बाद ये सेम लाइन है कि डीम्ड मेंबर मान लिया जाता है उस रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी पर्सन अपॉइंट होता है, और उसके पास सारे राइट होते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट और क्रेडिटर के जो भी एक्सरसाइज राइट है वो एक्सरसाइज कर सकता है, और वो अपने लिए एक प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है और पोस्टल बैलेट से वोट भी कर सकता है। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी जगह पढ़ा है कि OR और SR, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन होता क्या है, एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, हमने तो ये पढ़ा है 50% से ज़्यादा, 75% से ज़्यादा, लेकिन असली लॉ उसको क्या कहता है कि OR और SR का रियल प्रोविज़न क्या है। तो सबसे पहले OR देखते हैं। तो OR क्या होता है कि अगर हमें कोई भी मीटिंग बुलानी है तो उसमें सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा कि हम OR कर रहे हैं SR। तो दोनों में सबसे पहले ये नोटिस ड्यूली गिवन एंड इंटेंशन ऑफ मूव SR स्पेसिफाइड इन नेचर। नोटिस में बताना पड़ेगा कि आप OR करवा रहे हैं या SR करवा रहे हैं। अगर वोट ड्यूली कास्टेड बाय एंटाइटल मेंबर्स प्रॉक्सी, नोटिस भी बेंडली गिवन, मतलब कि जो भी वोट आए हैं, दोनों में सेम है कि जो भी वोट आए हैं उनको एक सेफ तरीके से रखा जाएगा, उसको काउंट किया जाएगा, लेकिन जो लास्ट है वो अलग है दोनों में।
अब OR है, उसमें क्या है, वोटिंग इन फेवर, यानी कितने लोगों ने वोट करा, उसमें जो फेवर वोट है ना वो हमेशा अगेंस्ट से ज़्यादा होने चाहिए। यानी कि वही हो गया प्रोविज़न 50-50 का, यानी कि 50% से ज़्यादा, यानी कि वोटिंग जो है वो फेवर जो है वो अगेंस्ट से ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन में कहता है कि वोटिंग इन फेवर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ वोटिंग इन अगेंस्ट होना चाहिए। यानी कि जो वोटिंग इन फेवर है मैक्स मिनिमम, कम से कम जितने अगेंस्ट में वोट है ना उसका 3 गुना होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें पेपर में कभी भी ये लिख के नहीं आना कि SR में 75% वोटिंग होनी चाहिए। ये बाकी प्रोविजंस में लिखते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन अगर कहीं सेक्शन 114 स्पेशली SR और OR के बारे में बात आई तो हमें वहाँ लिखना पड़ेगा कि अगर, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा कि अगर कंपनी मीटिंग बुला रही है तो उस अपने नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा कि वो OR कर रही है या SR कर रही है। अगर कर रही है तो उसको जो वोट्स होंगे, उसको जो भी वोट कास्ट होंगे वो मेंबर्स के हों चाहे प्रॉक्सी के हों, उसे अपने पास संभाल के रखना होगा और काउंट करना होगा, और वो सारे वोट्स यहाँ पे इंटाइटल्ड होंगे, उन सबको काउंट किया जाएगा, उन सबको बोला जाएगा, डिवाइड किया जाएगा कि फेवर में कितने हैं, अगेंस्ट में कितने हैं, और आखिरी में जब OR आए, अगर OR कर रहे हैं तो उसमें देखा जाएगा कि जो फेवर में वोटिंग है वो अगेंस्ट से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर है तो रिजोल्यूशन पास हुआ, वरना नहीं हुआ। लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन के केस में वोटिंग इन फेवर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ वोटिंग इन अगेंस्ट होना चाहिए। अगर 3 टाइम्स है तो वो पास, वोटिंग पावर, रिजोल्यूशन पास हुआ, और अगर नहीं है तो पास नहीं होगा। तो उसके बाद 115 आता है स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस क्या कहता है, वेयर बाय एक्ट or AOA special notice is required for any resolution, such notice shall be given in manner prescribed। अगर एक्ट और AOA प्रिस्क्राइब करता है या कहता है कि मेंबर्स जो है स्पेशल नोटिस, मतलब कंपनी जो है स्पेशल नोटिस डाल सकती है, तो वो स्पेशल नोटिस डाल सकती है किसी भी रिजोल्यूशन का, और एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में वो नोटिस देना पड़ेगा। क्या प्रिस्क्राइब्ड है, जहाँ भी प्रिस्क्राइब्ड है ये समझ लो कि वहाँ एक रूल लगेगा। यहाँ रूल 23 है कंपनीज एक्ट का रूल, रूल नंबर 23 क्या कहता है, स्पेशल नोटिस कैसे दिया जाएगा, टू बी गिवन टू शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं उनको दिया जाएगा। 2 लोगों को दिया जाएगा, एक जो 1% से ज़्यादा की वोटिंग रखते हैं, और दूसरा जिनके 5 लाख से ज़्यादा शेयर कैपिटल कंपनी में लगी हुई है। 1% ऑफ मोर वोटिंग पावर एंड 5 लाख और मोर पेड अप शेयर कैपिटल। एंड टाइम पीरियड क्या रहेगा देने का, नॉट अर्लियर देन, मतलब कि जो ये मेंबर्स हैं ना, ये कंपनी को कह सकते हैं कि आप स्पेशल नोटिस भेजिए, हमें ये जो हमारी मीटिंग होने वाली है उसमें ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी है। एंड टाइम पीरियड नॉट अर्लियर देन 3 months बट एटलीस्ट 14 days क्लियर डेज बिफोर मीटिंग। क्लियर डेज के बारे में हमने पढ़ लिया है, और यहाँ क्या कहता है कि कम से कम आपको 14 दिन पहले तो देना ही पड़ेगा, लेकिन आप मैक्सिमम 3 महीने पहले दे सकते हैं। ये नहीं कि 1 साल पहले ही दे दिया कि हमें 1 साल बाद जो मीटिंग होगी उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं। आप 3 महीने पहले आके कंपनी को बता सकते हो कि आप मीटिंग नॉट अर्लियर 3 months, यानी 3 महीने से पहले का टाइम पीरियड नहीं कर सकती। मतलब कि लॉ कहता है कि आप 3 महीने तक पीरियड रख सकते हो। अगर AOA कहता है कि 14 दिन नहीं, आप 20 दिन पहले आओ, तो 20 दिन आना पड़ेगा। ये नहीं कि फिर आप 14 दिन पहले आ करें, नहीं लॉ कहता है 14 दिन पहले, तो ये नहीं। जो AOA प्रोवाइड करेगा, अगर AOA करता है तो ठीक है, नहीं करता तो मिनिमम 14 और मैक्सिमम 3 महीने पहले आप आके कर सकते हो, कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हो कि हमें ये नोटिस भेजना है स्पेशल नोटिस के अंदर। एक्सक्लूसिव डे ऑफ नोटिस और मीटिंग, जिस दिन का नोटिस और दिन और मीटिंग का डेट को हम एक्सक्लूड रखेंगे। तो उसके बाद इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, कंपनी नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन एटलीस्ट 7 क्लियर डेज मेंबर्स इन पर्टिकुलर वेबसाइट एंड क्लियर डेज ऑफ द जनरल मीटिंग। अब देखो क्या होता है कि अब कंपनी के पास तो नोटिस आ गया, अब कंपनी उसको मेंबर्स के पास कैसे भेजे, कैसे उसको करे, तो लॉ कहता है कि आपके पास जैसी नोटिस आया है ना, उसके अगले 7 दिन के अंदर, 7 days के अंदर
एटलीस्ट 7 डेज के अंदर, कम से कम 7 दिन, 7 से ज़्यादा दिन रहते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 7 दिन के अंदर मेंबर्स के पास नोटिस पहुंच जाना चाहिए। 7 दिन से कम का टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है कि 7 दिन के अंदर पहुंचे, कोई मेंबर बहुत दूर रहता है जिसके बाद नोटिस जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब ई मोड है की बात नहीं कर रहे हम, नोटिस यानी कि नॉर्मल पोस्ट से, अगर पोस्ट से जाने में उसके बहुत टाइम लग जाएगा तो क्या करने की कंपनी उस नोटिस को वेबसाइट पे डालेगी, और या तो अपने वेबसाइट पे डालने के बाद उसको न्यूज़पेपर में डालेगी। न्यूज़पेपर में नॉर्मल वही लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में इंग्लिश वर्निकुलर जो भी है, लेकिन न्यूज़पेपर में डालेगी जो कि पूरे देश में जा रहा हो। ऐसे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर होंगे उनमें डालेगी ताकि सबके पास वो जाए, और अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेगी। लेकिन पब्लिश भी कब करेगी? कम से कम 7 क्लियर डेज पहले उसे पब्लिश करना होगा कि हम ये स्पेशल नोटिस है, इस मेंबर द्वारा दी गई है, हमें ये सब इस जनरल मीटिंग में करेंगे। और अब आप उसी के साथ स्पेशल नोटिस हमारा खत्म हो गया। स्पेशल नोटिस सिंपल कहता है कि अगर कोई मेंबर कोई स्पेशल केस या कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना चाहता है तो उसे कम से कम 14 और मैक्सिमम 3 महीने पहले वो कंपनी को एक रिक्वेस्ट भेजेगा या नोटिस देगा कि हमें ये रिजोल्यूशन पास करना है इस मीटिंग में। तो उस केस में जो मेंबर है उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? अगर वो 1% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग करता है, वो वोटिंग पावर है उसके पास, या फिर 5 लाख से ज़्यादा उसकी शेयर कैपिटल कंपनी के, वही कंपनी को नोटिस दे सकता है स्पेशल नोटिस के लिए। और कंपनी को वो 7 दिन के अंदर, जैसे उसको रिक्वेस्ट आई उसको 7 दिन के अंदर मेंबर्स को भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर 7 दिन के अंदर मेंबर्स को नहीं भेज पाता है तो उसे अपनी वेबसाइट या फिर न्यूज़पेपर या फिर दोनों जगह पब्लिश करना पड़ेगा, और वो भी बोर्ड मीटिंग से 7 दिन पहले पब्लिश हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है चेयरमैन, सेक्शन 104। चेयरमैन क्या कहता है कि चेयरमैन ऑफ मीटिंग। अब इसमें क्या होता है, हर मीटिंग में एक चेयरमैन अपॉइंट करना होगा। तो लॉ कहता है कि अगर आपने कंपनी ने अपने लॉ में, अपने एओए में, क्योंकि एओए उसका लॉ है, आर्टिकल है, आर्टिकल में, अपने आर्टिकल में लिख रखा है कि ये बंदा हर मीटिंग में चेयरमैन बन रही है। जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस में क्या है, मुकेश अंबानी का लिख रखा है कि ये बंदा हमेशा चेयरमैन रहेगा। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो शेयर होल्ड, पता चले एक दिन बहुत सारे शेयर होल्डर्स आगे क्या इसको निकालो कंपनी से, तो वो मेंशन कर रखा है, तो वो ही हर मीटिंग में चेयरमैन रहता है। लेकिन अगर नहीं कहता, एओए नहीं में मेंशन नहीं है कि कौन बंदा चेयरमैन रहेगा, तो उस केस में क्या होगा कि मेंबर्स जो है ना वो वोटिंग करेंगे बाय वे ऑफ हैंड। वे ऑफ हैंड यानी कि हैंड राइज करके वोटिंग करेंगे कि कौन सा बंदा हमारे यहाँ चेयरमैन बनेगा इस मीटिंग में, और जिसके लिए ज़्यादा वोट्स होंगे वही इस मीटिंग का चेयरमैन बन सकेगा। लेकिन जो बाकी मेंबर्स है उनके पास ऑप्शन रहेगा, अगर उन्हें पसंद नहीं आया कि ये चेयरमैन बनाए तो वो कंपनी से कह सकते हैं कि आप पोल करवाइए। तो पोल करवाने के लिए जो चेयरमैन बना है ना अभी, उसी को पोल करवाना पड़ेगा, उसी को सारे उसको मैनेज करना पड़ेगा जब तक वो पोल कंप्लीट ना हो जाए और उसका रिजल्ट ना आ जाए। पोल का रिजल्ट आने के बाद जो चेयरमैन बनेगा, पोल से जो चेयरमैन बनेगा, फिर उसके पास सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। क्या जिम्मेदारी आएगी? कंपनी को मैनेज कैसे करना है, कंपनी में सारे मीटिंग जो होगी उसको मैनेज कैसे करेंगे, या कोई उसकी सारी अथॉरिटी आ जाएगी। और एक सबसे स्पेशल उसके पास एक कास्टिंग वोट आ जाएगा, एक एडिशनल वोट आ जाएगा जो कि कॉन्ट्रडिक्ट होने पे वो उस वोट को करके मीटिंग के रिजोल्यूशन को पास या फेल कर सकता है। ये तो हो गया नॉर्मल। अब हम प्रोविजन से पढ़ के उसको समझते हैं। देखो, अनलेस एओए प्रोवाइड्स, अगर एओए बताता है, वरना मेंबर पर्सनली प्रेजेंट शैल इलेक्ट, जो मेंबर वहाँ प्रेजेंट है वो इलेक्ट कर सकते हैं, वन अमंग्स देमसेल्फ टू द चेयरमैन, अपनों में से ही किसी एक को चेयरमैन बना सकते हैं बाय वे ऑफ शो ऑफ हैंड। देन मेंबर प्रॉक्सी में डिमांड पोल फॉर इलेक्शन, अगर उनको वे शो ऑफ हैंड से पसंद नहीं आता तो वो पोल के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो पोल के लिए डिमांड करने पे क्या होगा कि जो चेयरमैन इलेक्ट किया गया है शो ऑफ हैंड से, वो कंटिन्यू करेगा और पोलिंग को, इलेक्टिंग ऑफ बाय पोल को कंप्लीट करवाएगा, और उससे जो चेयरमैन बनेगा, चेयरपर्सन बाय पोल टू कंटिन्यू देयर आफ्टर, जो पोल से
चेयरमैन बना, फिर उसके बाद वही कंटिन्यू रहेगा, जो पहले वाला है वो हट जाएगा। और ड्यूटीज़ क्या रहेगी चेयरपर्सन की? मैनेज मीटिंग एंड इंश्योर कोरम, कोरम को देखना कि पूरा हुआ है कि नहीं, मीटिंग सही से हो रही है कि नहीं, उसकी सारी प्राइमा फेसाई अथॉरिटी हो जाएंगे। यानी कंपनी में कोई भी गलत हुआ उसके लिए वो लायबल होगा, कोई भी सही हुआ उसके लिए वो लायबल हो, उसका ही होगा। कास्टिंग वोट, सेकंड वोट, मैंने कहा था कि जब कंपनी में कोई कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए तो उसको पावर दी जाती है कि वो एक कास्टिंग वोट कर सकता है। मान लो कि एक कंपनी में 100 मेंबर्स हैं और 100 मेंबर्स ने एक ही रिजोल्यूशन पे 50-50 वोट कर दिया। अब 50 ने यस में करा, 50 ने नो में करा। तो लॉ कहता है कि चेयरपर्सन के पास एक और पावर है कि वो एक वोट और डाल दे इस तरीके के कॉन्ट्रडिक्शन में। अब 50-50 में रिजोल्यूशन ना पास हो रहा है ना फेल हो रहा है, तो वो एक वोट और डाल सकता है। अब क्या वो उसी में डालेगा जिसमें पहले डाला था? नहीं, उसने अगर पहले यस करा था तो बाद में नो भी कर सकता है, उसमें उसकी मर्जी है। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि उसने पहले यस करा तो उसे यस में ही करना है, तो हम कास्टिंग वोट दे क्यों रहे हैं? हम तो यही कहेंगे ना, चेयरमैन ने यस करा है तो वही हो गया, बाकी मेंबर्स को कोई वो नहीं, वैल्यू नहीं है। तो चेयरमैन चाहे तो अगर बाद में लगा उसे कि नहीं 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 मैंने पहले यस करा था, अब मुझे नो करना चाहिए क्योंकि ये बंदा सही नहीं है, तो वो नो कर देगा। लेकिन पहले नो करा था, अब यस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। मतलब वो सेकंड वोट भी अपनी मर्जी से कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो उसने पहले वोट करा हो वही करे। उसी का ये प्रोविज़न भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारा वोटिंग प्रोविज़न आ रहा है जो सेक्शन 106 से 110 तक सारे वोटिंग के बारे में बात करता है। अब देखते हैं वोटिंग कितने तरीके की होती है। वोटिंग 2 तरीके की होती है, एक तो फिजिकल मीटिंग में और इलेक्ट्रिकली। अब फिजिकल में होती है तो वो हो सकती है शो ऑफ हैंड से, जो 107 में है, वोटिंग बाय पोल 109 में, एंड इलेक्ट्रॉनिकली ई वोटिंग 108 और वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट 110 में डिफाइन है। इसके बारे में हम एक एक सेक्शन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग यानी कि किसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि तुम वोट नहीं दे सकते। तो कंपनी कहती है कि अगर ये प्रोवाइड करता है तो ठीक, तो फिर अगर ये प्रोवाइड करता है तो कंपनी जो है वो उन 2 तरीके के मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। पहला, जिन्होंने अभी तक अपनी कॉल पूरी नहीं दी, मतलब अगर 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से है, उन्होंने 50 रुपये पर शेयर दे रखा है, तो जो 50 रुपये जब तक वो नहीं दे देंगे तो उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। और दूसरा, उन्होंने अपने शेयर्स को कंपनी के पास गिरवी रख रखा है, मतलब किसी बैंक में जाके गिरवी रखने से अच्छा है उन्होंने कहा कंपनी तुम हमारे शेयर रख लो, हमें कुछ पैसे दे दो, हम पैसे वापस करेंगे तो शेयर वापस कर देना। तो इस केस में भी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है उन पर्सन्स को। तो अब रिस्ट्रिक्ट कर सकती है उन जैसे पर्सन अगर उसका एओ कहता है तो। लेकिन उन ऊपर के 2 केस है ना, उसका एक्सेप्शन है, या कंपनी कैन प्रोहिबिट, मतलब कंपनी के पास राइट है कि वो एक्सरसाइज करेगी। अब देखते हैं इसका प्रोविजंस क्या है। अब एओए में प्रोवाइड्स नो मेंबर्स कैन एक्सरसाइज वोट, मेंबर्स वोट नहीं कर सकते अगर उनके कॉल्स पे नहीं हुए, उन्होंने कॉल्स पे नहीं करा है और उन्होंने लीन, राइट ऑफ लीन, यानी किसी के पास गिरवी रखा हुआ है अपने शेयर्स को, या फिर कहीं गिरवी रखा है, किसी को दे रखा है, ट्रांसफ़र कर रखा है, तो उसके पास शेयर्स नहीं है अभी, तो उस केस में भी वो राइट ऑफ वोटिंग नहीं कर सकता। अब क्या है, एक्सेप्ट ऑफ 2 अबव केस, ऊपर 2 केस हुए हैं उनके अलावा अ कंपनी शैल नॉट प्रोवाइड एक्सरसाइजिंग वोटिंग ऑन एनी अदर ग्राउंड, यानी किसी और कारण से कंपनी कोई भी किसी भी शेयर होल्डर्स को वोटिंग के लिए नहीं रोक सकती कि कहे कि तू मेरी तेरे से दुश्मनी है, तू वोटिंग नहीं करेगा, वो करेगा, जो भी प्रॉब्लम है उनकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वोटिंग करने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन ये 2 कंडीशन है जो अगर ये फुलफिल होती हैं तो कंपनी रोक सकती है, वरना नहीं रोक सकती। ऑन पोल बीइंग टेकन मेंबर प्रॉक्सी नीड नॉट यूज द वोट्स और कास्ट इन द सेम वे ऑल वोट्स ऑन द यूज, यानी कि कंपनी और प्रॉक्सी जो मेंबर्स हैं उनको प्रॉक्सी है या फिर प्रॉक्सी है, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही यस करना है तो सारा वोट उसी पे कर दे। अगर उनके पास 50 की शेयर होल्डिंग है तो 25-25, 25 30, 20-30, 25 या 10 कर सकते हैं, बाकी 15 छोड़ देंगे। तो वैसे अपने
प्रोपोर्शनेट में भी वोटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही में सारी वोटिंग करें। 106 खत्म। 107 मैंने कहा था शो ऑफ हैंड करता है। तो शो ऑफ हैंड क्या होता है? शो ऑफ हैंड मतलब कि जो मेंबर्स हैं वो अपने हैंड राइज करके वोटिंग में येस और नो कहते हैं। येस हैंड राइज करेंगे, नो हैंड राइज नहीं करेंगे। तो प्रोविजन से ही पढ़ते हैं, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अनलेस अगर पोल डिमांड नहीं होती या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं है तो रेजोल्यूशन जो है वो शो ऑफ हैंड से ही होगा। कॉन्क्लूसिव एविडेंस क्या रहेगा? चेयरमैन कॉन्क्लूसिव एविडेंस रेजोल्यूशन इज पास्ड, डिक्लेरेशन बाय चेयरमैन पासिंग स्पेशल सच रेजोल्यूशन एंड एंट्री विल बी मिनट्स इन मीटिंग। यानी कि जो कंपनी है, कंपनी का जो चेयरमैन है वो अपना डिक्लेरेशन देगा, अपने एक रिपोर्ट बना के देगा कि हाँ शो ऑफ हैंड में इतने मेंबर्स आए थे, इतनों यस कहा, इतनों नो कहा। उसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और सारा डिक्लेरेशन और सारी रिपोर्ट जो कंपनी के मिनट्स होंगे, उस मीटिंग की मिनट्स होगी, उसमें भी रिकॉर्ड किया जाएगा। 107 खत्म। 108 बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं और आपको बहुत जल्दी समझ भी आ जाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारी डिस्कशन इस पर करी है शो ऑफ हैंड्स के बारे में। क्योंकि नॉर्मली आप इसमें बस प्रोविजंस याद रखने की चीज़ें हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत छोटे हैं इसके। वोटिंग थ्रो ई मीन्स यानी ई मोड मान लो आप लोग। फॉलोइंग प्रोवाइड्स फैसिलिटी वोट बाय ई मीन्स। ऑनलाइन वोटिंग से कौन कौन कर सकता है? एक लिस्टेड कंपनी को करनी होगी, और अगर किसी कंपनी में 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं वो भी बाय वे ऑफ पोल ई मोड वोटिंग करवा सकते हैं। लेकिन निधि कंपनी और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये प्रोविज़न नहीं है, मतलब कि वो चाहें तो करवाएं, और अगर नहीं चाहते तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि वो ये फैसिलिटी करें, यूज़ करें वोटिंग। वो चाहे तो फिजिकल भी करवा सकते हैं, लेकिन जो लिस्टेड कंपनी है और कंपनी जिसमें 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं उनको करवाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल में वो अपॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स, लाखों करोड़ मेंबर्स हैं। अब उनको फिजिकल मोड में कैसे हो गई वोटिंग? तो उनको ई वोटिंग ही रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद नोटिस ऑफ मीटिंग कैसे जाएगी? 3 लोगों को जाएगी। मैंने पहले कहा था नोटिस ऑफ मीटिंग हमेशा मैट लोगों को जाती है। मैट मतलब पागल नहीं, मैट यानी कि मेंबर, ऑडिटर और डायरेक्टर। किस तरीके से जाएगी? रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ई मोड से। वोटिंग कैसे करना होगा? वोटिंग या तो मीटिंग होने से पहले, यानी कि रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग क्या होता है इसके बारे में अभी हम देखने नोट्स में मैंने लिख रखा है इसको, वहाँ हम इसको अच्छे से समझेंगे। और एट मीटिंग ई वोटिंग बैलॉट पोलिंग पेपर, यानी कि जब मीटिंग होगी ना तो उसमें या तो ऑनलाइन वोटिंग हो जाएगी ई वोटिंग की तरह, ई वोटिंग का कोई सिस्टम बना रखा है, या फिर कोई बैलॉट है, कोई सिस्टम तैयार कर रखा है उसके हिसाब से हो जाएगी, या फिर पोलिंग पेपर्स हम मेंबर्स को भेजे हैं उसके हिसाब से भी वोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद रिमोट ई वोटिंग होता क्या है? अब देखो इसमें कहता है कि मेंबर्स वोटिंग व्यू REV रिमोट ई वोटिंग को में अटेंड GM एंड शैल नॉट वोट अगेन। अगर कोई मेंबर रिमोट ई वोटिंग में वोट कर देता है वो बाद में मीटिंग तो अटेंड कर सकता है, लेकिन उसको वोट करने का कोई अधिकार नहीं है, वो कोई भी वोट नहीं कर सकता। वोट्स वंस कास्टेड कैन नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो मेंबर है उसने वोट एक बार कर दिया तो दूसरी बार उस वोट को ना चेंज कर सकता है, ना अपने वोट को वापस विड्रॉ कर सकता है। इंडिकेट द फॉलोइंग नोटिस। नोटिस में क्या क्या मेंशन होना चाहिए वोटिंग ई वोटिंग के बारे में? प्रोसेस और मैनर, किस तरीके से वोटिंग हो रही है। ई वोटिंग हो रही है तो पोस्टल बैल के ऑनलाइन हो रही है, मतलब कि रिमोट हो रही है, या फिर मीटिंग ही होगी। अगर फिजिकल हो रही है या ऑनलाइन हो रही है, जैसे भी ये सब बताना पड़ेगा कि किस तरीके की हम वोटिंग कर रहे हैं। टाइम शेड्यूल फॉर REV, यानी कि रिमोट ई वोटिंग की टाइमिंग क्या है, यानी कि सुबह से शाम तक है, 3 दिन है, 4 दिन है, जो भी टाइम होगा वो नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा। लॉगिन डिटेल क्या होगी? लॉगिन डिटेल क्या होगी? पासवर्ड क्या होगा? वो सब हमें मेंशन करना पड़ेगा कि आप जो मेंबर्स है वो किस तरीके से और कहाँ पे लॉगिन करेंगे, कौन से पोर्टल से उनको वोट करना है, किस तरीके से वोट करना है, वो सब नोटिस में हमें मेंशन करना होगा। उसके बाद पब्लिश इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना होगा। क्या पब्लिश करना होगा? जैसे ही हम नोटिस भेज देंगे उसके एटलीस्ट 21
क्लियर डेज ऑफ द प्रायर टू द जनरल मीटिंग। नोटिस भेजने के बाद, लेकिन जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले हमें वोटिंग जो न्यूज़पेपर है उसमें बताना पड़ेगा कि हम वोटिंग कर रिमोट ही वोटिंग करवा रहे हैं, उसका प्रोसेस ये है, टाइमिंग ये है, आपके लिए मीटिंग आईडी या पासवर्ड, जो भी वोटिंग आईडी और पासवर्ड है वो सब इस तरीके से होंगे। वो किस में देना होगा, इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में देना पड़ेगा, वेबसाइट पे भी पब्लिश करना पड़ेगा। स्पेसिफाइड न्यूज़पेपर में क्या करना होगा, वही कि स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस की क्या है, हमारा बात क्या करने वाले हैं, डेट क्या है, मीटिंग स्टार्ट कब होगी, मीटिंग एंड कब होगी, और कट ऑफ डेट क्या है, यानी कि किस दिन तक के मेंबर्स उस वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि एक कट ऑफ डेट रखते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट में इस समय तो लिस्टेड कंपनी के शेयर कोई भी परचेज सेल करता रहता है, हर समय शेयर होल्डर्स चेंज होते रहते हैं। तो एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम तक जितने भी मेंबर्स बने होंगे, भले ही वो बाद में हट गए हो, उन सबको वो सब वोट कर सकते हैं। नॉट अर्लियर देन 7 days, 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम 1 महीने पहले जो मेंबर्स थे वो सब वोट कर सके, ये नहीं, 7 दिन से पहले नहीं, कम से कम 7 दिन तक के मेंबर्स वोट कर सकते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी वोट, यानी कि 7 दिन के अंदर जिनके पास भी शेयर्स होंगे, ये नहीं कि शेयर्स हमने बेच दिए हैं तो भी वोट करेंगे, शेयर्स होंगे तभी वो वोट कर सकते हैं, वरना वोट नहीं कर सकते। स्टेटमेंट REV shall not allowed beyond said डेट और टाइम से पहले या बाद में कोई भी वोट नहीं कर सकता रिमोट वोटिंग में। मैनर ऑफ वोटिंग एट टाइम ऑफ मीटिंग, अगर मीटिंग के टाइम पे भी वोट किया जा सकता है। अगर आपको REV नहीं करना तो आप मीटिंग जिस दिन होगी उस दिन भी जाके वोट कर सकते हो। मेंबर में पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग आफ्टर REV बट कैन नॉट वोट मीटिंग, अगर आपने REV कर रखा है तो ऐसा नहीं है कि आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, फिर आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो लेकिन वहाँ आप वोटिंग नहीं कर सकते। मेंबर एज ऑन कट ऑफ डेट ओनली आर एंटाइटल टू वोट, एक कट ऑफ डेट तक जो मेंबर्स हैं वही एंटाइटल होते हैं वोट करने के लिए, और कंपनी की वेबसाइट पर भी ये सब इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड या अदर रूल्स होंगे वो सब बताना पड़ेगा। तो उसके बाद आगे आता है रिमोट ई वोटिंग क्या होती है। रिमोट ई वोटिंग के बारे में क्या होता है, बारे में देखते हैं कि वो कब होना चाहिए। कम से कम 3 दिन पहले वो ओपन हो जानी चाहिए रिमोट ई वोटिंग। आप 3 दिन से पहले कर सकते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम 3 दिन देना पड़ेगा आपको मेंबर्स को। और कब क्लोज करना है, जनरल मीटिंग के एक दिन पहले जब 5 PM पे आपको जनरल मीटिंग रिमोट ई वोटिंग को बंद करना पड़ेगा। जैसे हमने 31 मार्च को वोटिंग स्टार्ट की, यहाँ से 3 दिन गया, 3 डेज हम मान लेते हैं, 3 डेज मतलब 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, हम 3 डेज मान लेते हैं। 3 डेज यानी कि 3 तारीख को हमारी 4 तारीख को हमारी जनरल मीटिंग है, 4 को हमारी जनरल मीटिंग है। तो इससे एक दिन पहले यानी कि 3 अप्रैल को ठीक 5 बजे हमारी जो वोटिंग होगी वो बंद हो जाएगी। उसके बाद आप वोट नहीं कर सकते ऑनलाइन मोड से। आपको वोट करना है, आप जनरल मीटिंग में जाइए, वहाँ जाके वोट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम के बाद 5 बजे के बाद आप रिमोट ई वोटिंग नहीं कर सकते। वंस वोट कास्ट कैन नॉट चेंज, अगर वोट हो गया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब वोटिंग कर लेते हैं, अब उसको काउंट करने के लिए भी तो चाहिए। अब किसी कंपनी के मेंबर को, कंपनी के एम्प्लॉय को करा तो उसमें वो फ्रॉड कर सकता है, कोई गलत डिसीजन ले सकता है, यस को नो, नो को यस बना सकता है। तो हम कंपनी एक स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करती है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, और वो एक या एक से ज़्यादा भी स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि या तो CS होते हैं, CS या कोई नॉन एम्प्लॉय मेंबर्स होते हैं कंपनी के, जो कंपनी से किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं रखते। कैन अपॉइंट असिस्टेंट नॉट एन एम्प्लॉयर, एंड कोई असिस्टेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं। नॉट एन एम्प्लॉय, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, और कंपनी के किसी भी तरीके से ही किसी भी शेयर को ख़रीदा नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर उसने कंपनी का कोई शेयर ले रखा है तो इससे क्या होगा कि वो उस रेजोल्यूशन को यस करवा देगा जिससे उसके शेयर्स बढ़ जाए। अगर शेयर्स बढ़ जाए वो बेच के चला जाए, लेकिन वो फ्रॉड हो गया ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
अब वोट की काउंटिंग कैसे होगी? वोट की काउंटिंग होगी जब जनरल मीटिंग होगी फिजिकल मोड में। फिजिकल मोड में जब जनरल मीटिंग होगी, इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन जनरल मीटिंग है तो पहले तो तुरंत बाद ही वोटिंग चालू हो जाएगी। एंड फर्स्ट काउंट वोट ऑफ एट जनरल मीटिंग एंड देन देयर आफ्टर अनब्लॉक रिवर्स, यानी कि पहले तो मेंबर्स जो हो गए उसमें बाय शो ऑफ हैंड काउंट होता ही है, और जो काउंट किया जाएगा कि हर एक मेंबर्स के जो पेपर्स हैं वो आए हैं कि नहीं आए हैं, मतलब कि एक पोल बूथ की तरह होगा। तो वहाँ पे पर्चा डाला जाएगा फिजिकल में, तो वो देखा जाएगा कि हर एक मेंबर ने वोट किया है कि नहीं आया किया, जो भी आए हैं उन्होंने। और उसके बाद उसको अनब्लॉक किया जाएगा 2 विटनेस के सामने। बाद में जनरल मीटिंग खत्म होने के बाद 2 विटनेस के सामने उसको अनब्लॉक किया जाएगा, और उसको जो स्क्रूटिनाइजर है वो काउंट करेगा खुद ही। और 3 दिन के अंदर, 3 जनरल मीटिंग ख़त्म होने के 3 दिन के अंदर उसे वो कॉन्क्लूजन देना पड़ेगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ, उसका रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। और स्क्रूटिनाइज़र जो है चेयरमैन को कंसोलिडेट स्क्रूटिनाइज़र रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट बना के देगा, और जो चेयरमैन है वो काउंट साइन करेगा उस रिपोर्ट पे और उस रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर देगा। उसके बाद रिलेवेंट ड्यूअल वोट, अगर कोई डबल वोट हो जाता है देन REV एंड मीटिंग, कोई ऑनलाइन तो वोट करके आया ही है और मीटिंग में आके दोबारा वोट कर देता है, तो क्या करेंगे हम? तो क्या होता है कि कंपनी जो है ना, पहली बात तो वोटिंग को बताती नहीं है, सीक्रेट रखती है। जब तक उसकी सारी वोटिंग ख़त्म ना हो जाए और उसकी काउंटिंग ना शुरू हो जाए तब तक वो सीक्रेट रखती है। तो क्या करेगी कंपनी जो है स्क्रूटिनाइज़र को एक लिस्ट देगी। लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट में उस मेंबर का नाम होगा जिसने वोट कर चुका है ऑनलाइन, उसने किस किस रिजोल्यूशन में करा है वो होगा, यस करा है या नो करा है वो नहीं होगा। यस और नो करा है तो वो नहीं बताया जाएगा स्क्रूटिनाइजर को कि किस किस ने यस करा है, किस किस ने नो करा है। ये बताया जाएगा उसने किस रिजोल्यूशन में वोट कर दिया है, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाएगा उसको कि उसने यस किया है या नो। वो जनरल मीटिंग के ख़त्म होने के बाद जब वो काउंट करेगा तो उसे खुद ही पता चल जाएगा। तो वो सब जनरल इन्फॉर्मेशन उस स्क्रूटिनाइजर को देना पड़ेगा, और जो स्क्रूटिनाइजर है वो देखेगा कि अगर उस बंदे ने दोबारा आके वोट करा है तो उसके उस जो जनरल मीटिंग में वोट करा है उसने उसका इनवैलिडेट माना जाएगा और ऑनलाइन वोट को वैलिड माना जाएगा। अब क्या कहता है रिलेवेंट वोट जनरली REV वोट्स रिमेन सीक्रेट टिल वोट्स कास्ट इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में जब तक वोट नहीं हो जाए तब तक वोट्स को सीक्रेट रखा जाता है। बट प्रिवेंट ड्यूअल वोट ना हो इसके लिए स्क्रूटिनाइजर को एक डिटेल रिपोर्ट दी जाती है शेयर होल्डर्स को जिन्होंने वोट कर दिया है, बट नॉट मेंबर मैनर ऑफ वोट्स क्या किया है वो नहीं दिया जाता। प्रेजेंट फिर आता है रजिस्टर्ड एसेंट या डिसेंट, किस तरीके से रिपोर्ट तैयार होगी, मतलब कि कितने हाँ हैं कितने ना हैं, फेवर में और अगेंस्ट में कितने हैं वो बताया जाए। स्क्रूटिनाइजर मेंटेन सच रजिस्टर, स्क्रूटिनाइजर एक रजिस्टर तैयार करेगा और उसमें बताएगा कि कितने डिटेल देगा कि रिकॉर्ड करेगा एसेंट कितने हैं और डिसेंट कितने हैं, मतलब येस कितनों ने करा है, ये नो कितनों करा है। बेसिक डिटेल देगा शेयर्स की, शेयर होल्डर्स की और उनकी होल्डिंग की, कितने % वो होल्ड करते हैं और कितने शेयर्स होल्डर्स आए थे मीटिंग में। सच रजिस्टर रिमीन्स सेफ कस्टडी, वो अपने पास संभाल के रखेगा जब तक वो चेयरपर्सन को वो मिनट्स के साथ दे ना दे, और जब वो चेयरपर्सन ले लेगा उस मीटिंग को वो उसको हैंड ओवर कर देगा कंपनी को और वो फ्री हो जाएगा। यानी कि सच रजिस्टर रिमेन्स इन सेफ कस्टडी ऑफ स्क्रूटिनाइजर टिल अप्रूवल ऑफ मिनट्स बाय चेयरपर्सन। जब चेयरपर्सन मिनट्स का अप्रूवल दे देगा उसके बाद जो स्क्रूटिनाइजर है वो कंपनी को ये रजिस्टर भी हैंड ओवर कर देगा। मिनट्स क्या होता है? मिनट्स होता है मतलब कि मीटिंग हुई ना उसकी एक डिटेल बनती है। डिटेल जो बनती है वो सब उस मिनट्स में लिखे जाते हैं कि कंपनी में किसने क्या कहा, क्या क्या मीटिंग पास हुई, रिजोल्यूशन पास किए, क्या क्या डिस्कशन हुए, वो सब उसमें लिखा होता है। तो उसके बाद रिजल्ट ऑफ जो होगा वो वेबसाइट पे भी पब्लिश किया जाएगा। और डीम डेट क्या होगी रिजोल्यूशन की डीम डेट वही होगी जिस दिन जनरल मीटिंग बुलाई गई थी। जिस दिन जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन कंप्लीट हुआ उसी वही डीम डेट मान ली जाएगी। रिजोल्यूशन प्रोसीड्स थ्रू ई वोटिंग कैन नॉट बी विड्रॉ, अगर ऑनलाइन कोई वोटिंग करता है तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता। सेम वही है कि अगर किसी ने वोट किया
भले ही वो ऑनलाइन करे या ऑफलाइन में फिजिकल मोड में करे, वो दोबारा उसको ना चेंज कर सकता है और ना ही उस वोट को कर सकता है। इसके साथ सेक्शन 106 को हमारा पूरा ख़त्म हो गया। 108 वोटिंग ई मोड की बात करता था। वोटिंग ई मोड यानी कि कुछ कंपनीज़ को रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ को नहीं है, वो सब बताते हैं, और ऑनलाइन में किस तरीके से रिमोट ई वोटिंग हो सकती है वो सब बताया जा गया है। अब उसके बाद हमारा था डिमांड फॉर पोल। डिमांड फॉर पोल क्या होता है? हमने बहुत सारी जगह पढ़ा कि जो कंपनी है वो वोटिंग करवाती है बाय शो ऑफ हैंड। बाय शो ऑफ हैंड का क्या होता है कि नॉर्मली तो वोटिंग ऐसी होगी फिजिकल मोड में, शो ऑफ हैंड करेंगे, हाथ राइज करेंगे, जिसका यस होगा वो करेगा, जिसका नहीं होगा वो नहीं करेगा, तो वो होगा। लेकिन हमने उसके बाद एक एक्सेप्शन भी पढ़े कई जगह, जहाँ भी हमने शो ऑफ हैंड के बारे में पढ़ा, वहाँ हमने हर एक जगह एक एक्सेप्शन करा कि जो मेंबर है और प्रॉक्सी हैं वो पोल के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो पोल के लिए डिमांड करने के लिए अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से डिमांड कर सकते हैं पोल क्या, और पोल डिमांड करने के कितने टाइम बाद हमें वो वोटिंग वोटिंग बाय पोल करनी पड़ेगी। देखते हैं तो क्या कहता है ये कि बिफोर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड, पहले यानी कि डिक्लेरेशन शो ऑफ हैंड का रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट आने के बाद कभी भी वो पोल की डिमांड कर सकते हैं। पोल में भी ऑर्डर बाय चेयरपर्सन ऑन हिज ओन मोशन, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मेंबर और प्रॉक्सी ही जो है वो वोट कर मतलब पोल के लिए डिमांड कर सकते हैं। जो चेयरपर्सन है वो खुद भी कह सकता है नहीं हम जो भी वोट करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे पास, वो बाय पोल करेंगे। तो जो पोल के लिए जो कंपनी है, चेयरपर्सन है, वो खुद भी बाय ऑन हिज मोशन यानी कि खुद से कह सकता है। एंड पोल शैल बी ऑर्डर बाय सीपी ऑन डिमांड मेड बाय चेयरपर्सन ऑन डिमांड मेड बाय चेयरपर्सन के ऑर्डर पे। ये नहीं कि मेंबर प्रॉक्सी ने कह दिया तो होगा ही, लेकिन चेयरपर्सन जब ऑर्डर देगा तो वो कंपनी वो कर सकता है। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो मेंबर या प्रॉक्सी हैविंग 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, अगर उनके पास 1/10 है वोटिंग पावर की, तो वो उसको वो डिमांड कर सकते हैं। और हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख, और उनके 5 लाख से ज़्यादा शेयर कैपिटल है तो वो भी डिमांड कर सकते हैं बाय वे ऑफ पोल की। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर से वो पोल की डिमांड कर सकते हैं। और डिमांड करने पे पर मेंबर और प्रॉक्सी जो भी डिमांड करेंगे, मतलब कि शेयर कैपिटल के केस में 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, और या फिर 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल, मोर देन 55 लाख शेयर कैपिटल है तो वो लोग डिमांड कर सकते हैं। नॉट शेयर कैपिटल में 1/10 ऑफ सिर्फ वोटिंग पावर की। और इनके डिमांड करने के बाद अगर चेयरपर्सन अप्रूवल देता है, उसे लगता है कि हाँ करना चाहिए, तो ठीक है। अगर वो ऑर्डर देगा ही नहीं तो पोल नहीं हो सकता, चाहे मेंबर्स कितना भी बोल लें। वैसे नॉर्मली कह देता है, लेकिन अब लॉ में ऐसे ही दिया है कि ऑर्डर देगा तो ही होगा। तो डिमांड में भी मेन विदड्रॉ और पर्सन रिक्वेस्टिंग, अगर कोई मेंबर कहता है कि भाई पोल होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ी देर बाद सोचता है कि नहीं मैं अकेला, मैं क्या कहूँगा, मेरे कुछ नहीं, सही है जो भी हुआ है, तो वो विदड्रॉ कर सकता है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन किस में है कि वोटिंग करने के बाद आप विदड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर पोल के लिए आप डिमांड कर रहे हो तो उसके बाद आप उसको विदड्रॉ कर सकते हो। व्हेन विल बी डिमांड फॉर पोल बी टेकन, पोल जो होगा वो कब हो सकता है? पोल डिमांड फॉर एडजर्न, यहाँ बोला गया है कि पोल डिमांड होने के बाद जो हम रिजोल्यूशन जिस पे हुआ है वो कब लेंगे? तो डिमांड आने के बाद अगर पोल मांगा गया एडजर्न करने के लिए, मीटिंग की डेट चेंज करने के लिए, या कोई नया चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए, तो उस केस में फोर्थ आपको ये वर्ड याद रखना होगा। फोर्थ यानी कि इमीडिएटली, खुद तुरंत ही उसके लिए प्रोसीजर करना पड़ेगा, तुरंत ही उसके लिए पोल वोटिंग तैयार करनी पड़ेगी, और जो भी प्रोसेस होगा पोल वोटिंग का वो तैयार करना पड़ेगा चेयरमैन को। लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन है, मान लो कि डिविडेंड के रेट के बारे में है और कोई और रेट के बारे में है
किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, किसी डायरेक्टर के बारे में, तो उस केस में कंपनी को तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है, वो करेगी। अगर ऑर्डर दिया है तो करेगी, चेयरमैन करवाएगा, लेकिन वो उसके बाद टाइम है कि वो अगले 48 आवर्स में, टेक विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ डिमांड के 48 आवर्स में वो कर सकता है। तो उसके बाद सेम स्क्रूटिनाइजर का पॉइंट आ जाता है, क्योंकि बाय वे ऑफ पोल, चाहे ई मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो, उसमें फिजिकल मोड हो, उसमें भी स्क्रूटिनाइजर लगेगा। स्क्रूटिनाइजर का प्रोसेस क्या है भाई, ये कि प्रोवाइड टू स्क्रूटिनाइजर रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स, साइन अटेंडेंस, प्रॉक्सी या रजिस्ट्रार, ऑल अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा, जो जितने मेंबर्स होंगे उनका लिस्ट लेगा, जो उसके लिस्ट लेगा, साइन लेगा, जो मतलब कि हर एक फॉर्म पे साइन होगा। तो अब किसी ने गलत साइन नहीं कर रखा, किसी और ने आके किसी और की जगह साइन तो नहीं कर रखा, वो सब चेक करने के लिए उसके पास एक लिस्ट होगी, और किस किस ने कौन कौन मीटिंग में आया है, किस किस की जगह प्रॉक्सी आया है, और कोई भी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा पोल से रिलेटेड, वो सब प्रॉक्सी को, स्क्रूटिनाइजर को दिया जाएगा। अरेंज पोलिंग पेपर, अरे पोलिंग पेपर होगा PP2, P और P दो हैं, तो इससे आप समझ लीजिए MGT 1 to 12 फ्रॉम MG12 में हमें पोलिंग पेपर P2 यानी कि एक वर्ड दो बार, 1-2 यानी कि MGT 12 पोलिंग पेपर बनेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स और प्रॉक्सी, मेंबर और प्रॉक्सी को वो पेपर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, तो उसमें जिसका नाम सबसे ऊपर होगा, जो सीनियर होल्डर होगा ना, उसकी ही वोटिंग मानी जाएगी और किसी की वोटिंग नहीं मानी जाएगी। कीप रिकॉर्ड ऑफ PP रिसीव्ड एज रिस्पॉन्स बाय इनिशियलिंग इट, यानी कि वो उसको रिकॉर्ड करेगा, जो भी उसके पास रिपोर्ट आएगा उन सबको रिकॉर्ड करके अपने पास पोलिंग पेपर को संभाल के रखेगा। लेक ऑफ सील एंड एम्प्टी पोलिंग बॉक्स होगा, उसमें उसको संभालना पड़ेगा, और उसको डिसरिगार्ड प्रॉक्सी वोट। अगर मेंबर और प्रॉक्सी दोनों आते हैं और तब वो दोनों वोट कर रहे होते हैं और दोनों वोट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो स्क्रूटिनाइजर है वो मेंबर का वोट वैलिड मान के प्रॉक्सी का वोट रिजेक्ट कर देगा। ओपन पोलिंग बॉक्स, जब पोलिंग बॉक्स को ओपन किया जाएगा तो 2 विटनेस के सामने होगा। सेम प्रोसेस है जो हमने E108 में पढ़ा है, और काउंट करेगा वोट्स को। फिर MGT 13 13 फॉर्म नंबर में 13 रिपोर्ट देगा, यानी कि कंपनी का रिपोर्ट देगा उसको विथिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर। ये याद रखना, ई वोटिंग में 3 डेज था, लेकिन यहाँ पर 7 डेज है, क्योंकि ई वोटिंग में क्या है, काउंटिंग होती है। कई बार तो वोटिंग की रिपोर्ट खुद भी तुरंत ही आ जाती है मीटिंग ख़त्म होने के बाद ही, लेकिन फिजिकल में उसको काउंट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा, फेवर में कितने हैं, अगेंस्ट में कितने हैं, SR पास किया हुआ कि नहीं हुआ, OR कर रहे थे वो हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी रिपोर्ट बनाने में टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पे 7 डेज दिया गया है। तो ये याद रखना, 108 में 3 डेज है रिपोर्ट करने की चेयरमैन को, और 109 में 7 डेज है रिपोर्ट करने की। फिर रिपोर्ट टू स्टेट, अब रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होगा, टोटल वोट कास्ट, कितने लोगों ने वोट किया, कितने वोट वैलिड है, मतलब कि किसी के पास 50 शेयर होल्डिंग थी और उसे करना था 20 और 30, और उसने कर दिया 200 और 300। अब उसके पास 500 तो वोटिंग थी नहीं, उसके बाद 50 वोटिंग थी, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि 200-300 वोटिंग तो पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा हो गई उसके, तो वो इनवैलिड वोट माना जाता है। तो जो वैलिड है वो वोट्स कितने हैं, फेवर में कितने हैं, अगेंस्ट में किए, ये सब रिपोर्ट में मेंशन करना होगा। उसका चेयरमैन टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ वोटिंग, चेयरमैन जो है उसके बाद वो रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा, उस पर साइन करेगा पहले, और वो खुद से कहेगा या फिर अपने किसी ऑथराइज पर्सन से वो रिजल्ट को डिक्लेयर करवाएगा। उसके बाद आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अभी बहुत सारे सेक्शन बचे, क्योंकि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो 110, 11, 12, 13, 122 तक है। तो उसके बाद आगे के हमने 88 से कुछ सेक्शन छोड़ रखे हैं, तो उसको करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और उन्हें कहें कि वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।